Question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri P. Wilson ji. Thank you to the House and the Chairman. I introduce the bill. Thank you. Now bills for consideration and passing. The Companies Amendment Bill 2019. Further consideration of the following motion moved by Dr. Binay P. Sahasrabudhe ji on the 3rd December 2021, that the bill further to amend the Companies Act 2013 be taken into consideration. On 3rd December 2021, the minister concerned had concluded his speech while intervening in the discussion. The mover of the bill may accordingly be called upon to reply the discussion. Dr. Vinay P. Sahasrabudhe ji, please reply. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। सदस्यों को पता ही है, सदन जानता है कि 3 दिसंबर को, जैसे कि अभी आपने उल्लेख किया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इस नाम से मैंने जो एक विधेयक यहाँ पर रखा था, एक प्रस्ताव रखा था, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई और विपक्ष से श्रीमान जयराम रमेश जी, फिर डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, श्री विजय साई रेड्डी जी, श्रीमती अमी याज्ञिक जी, हमारे मित्र श्री मनोज झा जी, फौजिया खान जी, महेश पोदार जी, हर्षवर्धन डूंगरपुर जी और प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने इस विषय पर अपने बिंदु रखे थे। इसमें से श्री जयराम रमेश जी ने और अमी याज्ञिक जी, मनोज जी, फौजिया खान जी, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और विरोध में कुछ अपने तर्क भी बताए थे। बाकी सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया था और इस तरीके से कानून में परिवर्तन होकर जो CSR का 2% होता है, उसमें से उसका 25% ये हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, हमारे यहाँ जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए उपयोग में लाने के प्रति एक प्रावधान किया जाए, मैंडेटरी किया जाए, कानूनन उसको एक बंधन के रूप में लागू किया जाए। इस प्रस्ताव के प्रति बाकी सदस्यों ने समर्थन भी जुटाया था। कुल मिलाकर इस संदर्भ में हमारी भूमिका, मैंने स्वयं जब प्रस्ताव रखा था तब यही थी कि जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर अभी चल रहा है और सारी चीज़ें केवल सरकार करे, इस धारणा से पूरा समाज भी बाहर आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सबको अपील की है कि सबका प्रयास भी महत्वपूर्ण है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, तो एक दृष्टि से इसका एक प्रतीक रूप था। श्रीमान जयराम रमेश जी ने, अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है, मगर मेरे प्रस्ताव का विरोध करते हुए 2 बिंदु मुख्य रूप में कहे थे। एक बिंदु ये था कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इसके अध्यक्ष पद के प्रति उनकी कल्पना ये थी कि जैसे शायद परिनियों में कहीं उल्लेख है कि प्रोफेशनल व्यक्ति की विशिष्ट, जिसको एकेडमिक बैकग्राउंड हम कहेंगे, ऐसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाना चाहिए। और वो कटाक्ष ये कर रहे थे, यद्यपि ये कहते हुए कि श्री तरुण विजय, जो इस सदन के पूर्व में सदस्य थे और अभी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष है, उनके प्रति सद्भावना रखते हुए भी उन्होंने कहा कि शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति की नियुक्ति होना उपयोगी था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वैसे प्रोफेशनलिज्म की व्याख्या भी काफ़ी व्यापक होती है। आज हम देखते हैं कि IAS अधिकारी कल अगर शिक्षा विभाग के सचिव है तो आज एकदम से स्टील विभाग के सचिव बन जाते हैं। ये तो व्यवस्था में है। तो एक जनरलिस्ट अप्रोच भी कई बार रहता है और श्री तरुण विजय जी की जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए उसमें कुछ आपत्तिजनक है ऐसा मुझे नहीं लगता। और फिर जो काम श्री तरुण विजय जी ने विगत 1.5 साल में किया है, वो भी मैं मानता हूं कि सदन के सम्मुख लाना उपयोगी रहेगा कि उल्लेखनीय काम है, क्योंकि कुल मिलाकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का एक काम होता है कि हेरिटेज बायलॉज जो होते हैं उसको बनाना, और ये काम बरसों से अटका हुआ था, आगे नहीं गया था। और उन्होंने ये हेरिटेज बायलॉज बनाने का और जो मॉन्यूमेंट्स है उनको कैटेगराइज करने का जो काम होता है, 918 मॉन्यूमेंट्स को विगत लगभग 2 सालों में उन्होंने ये काम किया है। इसका दायरा भी बढ़ाया है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी सामान्यतः
जो पुराने खंडहर या पुराने वास्तु, पुरानी हमारी इमारतें, इनके बारे में देखती थी। मगर कई बार हमारे समाज में जो हमारे सिख बंधु है या जू संप्रदाय के लोग हैं, जैन या बुद्धिस्ट है, इनके इतिहास से संबंधित जो विरासत के स्थान है, हेरिटेज के स्थान है, जो मोन्यूमेंट्स है, इनकी उपेक्षा हुई थी। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि ये उपेक्षा अभी समाप्त हुई है। साथ ही साथ जो राखी गढ़ी का एक्सकवेशन हुआ है और तरह तरह के नए विषय जो सामने लाए जा रहे हैं, उसमें भी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की एक भूमिका रही है, जिसका नेतृत्व श्रीमान तरुण विजय अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी नियुक्ति के प्रति आक्षेप का कोई बहुत बड़ा मतलब है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो CSR का फंड है वो लोकल विषयों के लिए उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी बात कही थी। और अच्छा है उन्होंने इस विषय को छेड़ा। हम भी यही कहते हैं कि लोकल जरूर लाया जाए, क्योंकि देश में ये जो हमारे धरोहर के स्थल है, विरासत के स्थल है, वो हर जगह है, ऐसा नहीं कि वो विशिष्ट जगह पर है। और मैं उदाहरण देता हूं कि बहुत सारी कंपनियों के कार्यालय, मुख्यालय मुंबई में है, और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में भी इन दिनों किलों की जो दुर्दशा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करने वालों के राज में ही ये उपेक्षा चरम सीमा पर पहुंची है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्यों मैं इस विषय का आग्रह रख रहा हूं। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई महानगर में एक माहिम का किला है। माहिम तो बहुत निकट है, और माहिम के किले पर थोड़ा साहस रखिए ना, प्लीज थोड़ा टॉलरेंस। माननीय प्रियंका जी, माननीय प्रियंका जी, तो जो ये माहिम का किला है अध्यक्ष महोदय, तो ये माहिम के किले पर बाकायदा एक खाटिक खाना चल रहा था, और वहां पर जानवरों की कत्ल खुलेआम होती थी। ये तो अच्छी बात है कि इतिहास के कुछ अध्येताओं ने और इन विरासत और हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में चिंता करने वालों ने ये बात महाराष्ट्र सरकार के सामने लाई, तो अभी वो कुछ बंद हुआ है। मगर वहां पर अभी भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से किले का कब्जा लिए हुए हैं। आप एक बार जाकर देखिए महोदया, आप जाकर देखिए, आपका ज्ञान थोड़ा सीमित है, मैं आपके ज्ञान में थोड़ा वर्धन करना चाहता हूं। तो ऐसी सारी स्थिति है, कहीं प्रार्थना स्थल बने हैं, कहीं मस्जिदें बनी हैं, कहीं मजहर बनाई गई है। तो ये सारा योजनाबद्ध तरीके से, रायगढ़ का समाचार बीच में आया था कि कैसे रायगढ़ किले पर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का किला है, वहां पर भी इस तरीके का एक गलत काम वहां पर हो रहा है, जिसको रोकने के बारे में प्रयास हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये प्रयास सफल भी हो जाए, और ये बताने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उदार मनस्क थे, ऐसे सारे अवैध जो काम हो रहे हैं उनको प्रश्रय देने की एक बहुत घिनौनी रणनीति आज की महाराष्ट्र की सरकार वहां पर अपना रही है, जिसका जितना निषेध हम करें, जितनी निर्भत्सना हम करें, कम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मुंबई की जो कंपनियां हैं, इनको अगर इस विषय में काम करने के लिए हम अवसर देते हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे अवैध काम जो वहां पर हो रहे हैं उसके बारे में निश्चित रूप में कुछ न कुछ हम कर पाएंगे। आज महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 60 ऐसे किले हैं जो केंद्र सरकार के सुरक्षा में है, 47 किले हैं जो राज्य सरकार की सुरक्षा में है, और दुर्भाग्यवश राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण इन किलों के ऊपर ऐसे अवैध कामों की एक के बाद एक लगातार बहुत सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं, जिसकी प्रति जितनी गहरी चिंता हम व्यक्त करें, मैं मानता हूं कि कम है। मान्यवर, इस बिल के बारे में बात करते समय इस सदन में उपस्थित बड़ी विद्वान कानून की जानकार श्रीमती अमी याज्ञनिक ने भी कुछ बिंदु रखे थे, और उन्होंने कहा था कि CSR का उपयोग तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो आप क्यों मॉन्यूमेंट की सुरक्षा के लिए CSR के पैसे के बारे में वकालत कर रहे। मैं माननीय सदस्य को यहां पर विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कल्पना है उसमें संस्कृति का विकास भी आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आइडेंटिटी भी आती है। आखिरकार अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो भारतीय कहने के कुछ एक बिंदु है, कुछ मान बिंदु हमारे हैं, और इसमें हमारे ये धरोहर के सारे स्थल आते हैं, हमारी परंपरा से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए ये सारे स्मारक स्थल आते हैं। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट से ये विपरीत है, ऐसा मानने की गलती हम न करें, ये मेरा आपको निवेदन है। आदरणीय
उपसभापति जी, मुझे ये भी सुझाव दिया गया माननीय सदस्य से कि ये इसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है, ये तो छोटा सा विषय है, आप प्रधानमंत्री के पास जाइए, उनको प्रार्थना करिए और उनको कहिए कि थोड़ा धन आवंटन करिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये तो बात होती है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो बजट है वो सरकार ने बढ़ाया है, मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं। और हम प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से संवाद भी करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री के साथ या नेता के साथ बोल रहे हो और नेता कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है, ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पूरी सुनवाई होती है और पूरी सुनवाई के साथ हमारी बात को गंभीरता से ले जाने की हमारी पद्धति है, इसलिए वो तो बात सही है। और इसमें और भी एक बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इतिहास के बारे में एक दृष्टि अपनानी होती है ना, उसमें नए नए मॉन्यूमेंट भी बनाना जरूरी होता है। कई बार मुझे अचरज होता है उपसभापति महोदय कि हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री हुए, मगर जिनके जन्मदिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में या त्योहार के रूप में या किसी आयोजन के माध्यम से मनाए जाते हैं, ऐसे केवल 3 प्रधानमंत्री हैं। माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदर है सबको, उनका जन्म दिवस हम बाल दिन मनाते हैं। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है, उसको भी हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस को भी हम मनाते हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन नहीं थे, किसी का जन्मदिन नहीं मनाते हम। अटल जी का जन्मदिन हमने पार्टी में शुरू किया, बाद में सरकार ने लाया। आप पीवी नरसिंह राव को तो भूल जाते हैं। उपसभापति महोदय, बताना चाहता हूं, सीट पर बैठकर आप ना बोलें, आप सब लोग प्लीज। नो, उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि श्री पीवी नरसिंह राव इस देश के इतिहास में उनका स्थान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। बुद्धे जी का कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ माननीय सहस्त्र बुद्धे जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। जब उनका निधन हुआ तो उनका अंत्य संस्कार यहाँ करने के बारे में आपत्ति जताई गई। उनके परिवार को वहां तेलंगाना में जाकर उनका अंत्य संस्कार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंत्य संस्कार करते थे तो उनके समाधि बन जाती थी, जो समाधि कुछ चंद लोगों को नहीं चाहिए थी। ये बात है, इतनी संकीर्णता है यहाँ पर। और इसलिए अगर नए नए मॉन्यूमेंट बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें और आवंटन की जरूरत होगी। हमने यहाँ वॉर मेमोरियल बनाया, आपने तो कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पुलिस मेमोरियल बनाया, आपने तो अरे एक युद्ध का बनाया। अरे केवल एक युद्ध के जवानों के प्रति भावना का अभिव्यक्तिकरण उपयोगी नहीं है। सारे जवान जो भी देश के लिए बलिदान किए हैं, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है। आपका जैसा सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है। हमने उपसभापति महोदय नेशनल रिकॉग्निशन का भी हमने डेमोक्रेटाइजेशन किया है। हमने कभी अंतर नहीं किया। हमारे लिए सारे दिवंगत प्रधानमंत्री उतने ही माननीय हैं जितने कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए सभी प्रधानमंत्रियों का वस्तु संग्रहालय बन रहा है, हम सबको पता होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन की बात है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा की बात है, हेरिटेज और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए यह कहना जरूरी होता है। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलने की मुद्रा में नहीं हूं, आवश्यकता भी नहीं है, मगर हम सब जानते हैं कि देश की पहचान जो है वो एक अपने आप में देश का एक अस्तित्व रखती है। अगर हमारे देश में, आप में से कई लोग विपक्ष में है, यहाँ पर है, तेल अवीव गए होंगे इजराइल की राजधानी, या चाइना गए होंगे बीजिंग में, तो बीजिंग जाओ, तेल अवीव जाओ, आपको ध्यान में आता है कि बीजिंग में it is the chairman's authority. You are not on the chair. तो Please keep quiet. Please. No, you are not supposed to speak. It's not going on record. Please. जब हम बीजिंग में जाते हैं उपसभापति महोदय, सीट पर बैठकर न बोले है कि अभी हम माननीय चेयरमैन ने मांडारिन अमेरिका में गए आपके लिए किस तरह से बिहेव करना चाहिए अभी बताया। प्लीज राज्यसभा के रूल्स प्रोसीजर में जो बिहेव है उसको फॉलो करिए। प्लीज, यू आर नॉट देयर टू डिसाइड। उसके लिए आप डिसाइड करने को नहीं है यहाँ पर। बैठे आप, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। इनको आपत्ति क्या है जी? अगर ये स्थिति होगी, एक दूसरे को आप डिस्टर्ब करेंगे, नहीं चलेगा। बैठ जाइए। आपत्ति क्यों है? आप बैठ जाइए प्लीज, मान्यवर बैठिए। मैं ये कह रहा था कि हर शहर की पहचान होती है। आप बीजिंग जाते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि शायद आप मांडारिन अमेरिका में हैं,
तेल अवीव जाते हैं तो लगता है कि आप हिब्रू अमेरिका में है। दिल्ली में और मुंबई में ये आपको नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने देश की पहचान, अपने शहरों की पहचान, यहाँ की जो ऐतिहासिक संपदा है उसकी पहचान कायम रखी है, और इसके लिए भी CSR के बारे में ये होना जरूरी है। मान्यवर, भारत की जो सौम्य संपदा है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, उस संदर्भ में इस तरीके का एक प्रबंधन होना, इस तरीके की एक योजना होना कि CSR का पैसा हम इन वास्तुओं की, इन इमारतों की रक्षा में खर्चा किया जाए, ये बहुत जरूरी है। मगर जो इस संदर्भ में चर्चा हुई, उस चर्चा का जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय जी ने जो अपनी भूमिका रखी, और सबसे महत्वपूर्ण कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बढ़ाया हुआ बजट, मणिपुर जैसे हमारे उत्तर पूर्व के राजधानी के मणिपुर के इम्फाल के निकट रानीमा गाइडिंग लू के नाम से एक स्टेशन बनाया जाना, और विभिन्न स्टेशंस को भी हमारी विरासत और हमारी धरोहर के अनुरूप नाम देने का एक प्रस्ताव सरकार के द्वारा आगे किया जाना, ये जो बहुत अच्छे, सराहनीय और प्रयास इस सरकार के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हो रहे हैं, वो देखते हुए मेरे प्रस्ताव का जो भाव है वो सरकार ने समझा है। मैं सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना ये प्रस्ताव पीछे लेता हूं। बहुत धन्यवाद। Dr. Vinay P. Sahasrabudhe, are you withdrawing the bill or should I put the motion to vote? Are you withdrawing? Yes, withdrawn. So the bill has been withdrawn. हो गया। The Population Regulation Bill 2019, Sri Rakesh Sinha to move a motion for the consideration of the Population Regulation Bill 2019. सभापति महोदय, खड़े होकर कहना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ये अवसर आया है, जिस अवसर की प्रतीक्षा पूरा देश और स्वयं भारत का संसद करता रहा है। इसी संसद में लगभग 40 बिल पेश किए गए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से है। मुझे खुशी है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके सदस्यों ने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिया। यह दिखाता है कि देश के आम लोगों में और चुने हुए प्रतिनिधियों में इस विषय की संवेदनशीलता है। सभापति महोदय, हम सब आंकड़े जानते हैं कि देश की जनसंख्या क्या है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, हम सुपरिचित हैं। 1901 से लेकर 2011 तक की में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है। 110 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। जब जो जनसंख्या 1901 में थी तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, तब हमारे पास जमीन भी अधिक था, पानी भी अधिक था। आज हमारे पास 17% से अधिक जनसंख्या है दुनिया का, 2.4% लैंड है, 4% पानी है। इससे आम लोग स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, मॉल हो, जहां भी जाते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या की परिणामों को स्वयं अनुभव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जनसंख्या अपने बिल पर आने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विमर्श को जानबूझकर, सोच समझकर भटकाने की कोशिश होती रही है, जिससे उद्देश्य पूरा ना हो। मैं 3 एकेडमिशियन का नाम लूंगा, रोजर जेफरी और पैट्रिशिया जेफरी ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून हैं, उसी तरह से मोहन राव, पीके दत्ता, ये सब बड़े एकेडमिशियंस हैं। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था। जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए।
अर्थात देश का जो संसाधन है, जिस संसाधन से अपने लोगों का हम पेट भर सकते हैं, जिन संसाधनों के आधार पर हम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें सोचना चाहिए। संभवतः एक लंबे अरसे के बाद जनसंख्या के विमर्श को प्रधानमंत्री जी ने उस संकीर्णताओं से बाहर लाकर एक सेकुलर डोमेन में रखा है, जिसमें संसाधन है, जन्म दर है, हमारा जीवन पद्धति है। मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1996 में जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को नापने के लिए एक नया फॉर्मूला आया, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करे। वह है ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर का तात्पर्य है कि जो लैंड और वाटर, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव संसाधन है, वह प्रति व्यक्ति कितना है, इसको ग्लोबल हेक्टेयर कहा गया। दूसरा शब्द है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका तात्पर्य होता है कि संसाधनों पर जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन पद्धति में, लाइफ स्टाइल में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वह कितना है। तो आज भारत को जो उपभोग होता है, वह प्रत्येक व्यक्ति 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर है। एक तीसरा शब्द है बायो कैपेसिटी। जो संसाधन हमारे पास है, वो कितना संसाधन उपभोग करने के बाद पुनः पैदा ले लेता है, यानी रीजनरेट होता है। रिसोर्सेज गेट रीजनरेटेड ऑटोमेटिकली। वो हमारे पास 0.43 है। यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग जिन चीजों का करता है, उनका जो पुनरुत्पादन हो जाता है, उसके बीच का गैप 187% है। यानी हम इकोलॉजिकल डेटर है। और यदि यह पद्धति 30 वर्षों तक चली रही तो हमारे संसाधन इतने कम हो जाएंगे, चाहे विकास की प्रक्रिया जितनी भी तेज हो, कि हम अपने लोगों को वह चीजें नहीं दे पाएंगे जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए। एक और दूसरी बात है, जब दुनिया की जनसंख्या 5 बिलियन क्रॉस हुई तो लगभग 1700 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन भारत में जनसंख्या विमर्श पर एक दूसरी बात कही जाती है। पहले तो संकीर्णता की बात, जो मैंने कहा, सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर सांप्रदायिक क्षेत्र में ले जाकर इस जनसंख्या विमर्श को हाशिए पर ले जाया जाता रहा। जब प्रधानमंत्री जी ने उसे बाहर निकाला, अब मैं एक दूसरी बात पर आना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहस में कुछ लोग हैं जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत कम नजर आती है, जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या से डेमोग्राफिक डिविडेंड नजर आता है, कि हमारी 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले। क्या डिविडेंड ले? कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हमारे लोग, सऊदी कंट्रीज में हमारे लोग जाके मजदूरी करें? क्या वो आपको राष्ट्रपति बनाएंगे? वहां पर बनाएंगे? क्या वो आपको बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे? मुट्ठी भर लोग बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, बाकी लोगों से कहते हैं कि वो बाकी जगह पर मजदूर नहीं है, डिविडेंड लाओ देश के लिए। कोई भी सभ्य देश बाहर की उस मजदूरी की आमदनी पर अपने नागरिकों को नहीं छोड़ता है। हम रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तब जब देश में इसकी कमी होती है, और जनसंख्या के डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर इसको भटकाया जा रहा है। इसका एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की बहुत सी मल्टीनेशनल कंट्री हैं, इस जो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर समर्थक हैं, उनको सस्ता मजदूर चाहिए। उन्हें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, जिसे तृतीय विश्व के देश वो कहते रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कहते रहे हैं, उन्हें सस्ते मजदूर के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, कि पूरे विमर्श को, पूरे डिस्कोर्स को वे भटकाने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर। एक तीसरा जो जनसंख्या नियंत्रण को रोकने पर एक बार बार बात आती है, वो बहुत ही रैशनल बात है, कि हम जनसंख्या में रिप्लेसमेंट लेवल, अर्थात हमारे दो की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो परंपरागत हमारा अध्ययन का तरीका है, यदि उसे देखें तो सचमुच में हमारे रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, वहां हम पहुंच रहे हैं। जो नारा एक समय
1970 के दशक में उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी थी कि हमारे दो परिवार नियोजन परिवार कल्याण का कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं होने के कारण, प्रतिबद्धता नहीं होने के कारण, या तो आपातकाल में लोगों के साथ ज्यादती की गई, और मुझे कहना पड़ रहा है कि 75 के दौरान 1975-76 में यदि लोगों के साथ वह आक्रामक ज्यादती नहीं होती कि बच्चों को पकड़कर उनके फैमिली प्लानिंग में बच्चों को लाया जाता था, शादीशुदा लोगों को लाया जाता था, जो एक तरह से भारत की जनसंख्या पर आक्रमण हुआ, भारत की सभ्यता पर, भारत के सभ्य लोगों पर आक्रमण हुआ, यदि वह नहीं होता तो संभवतः जनसंख्या पर कानून बनाने में विमर्श में लोगों को डर नहीं लगता। उस 75-76 का जो भय है, जो घोस्ट है, वह आज भी हमें पीछा कर रहा है। तो मैं आना चाहता हूं कि रिप्लेसमेंट लेवल की बात कही जाती है। सभापति महोदय, जनसंख्या पर विमर्श, जनसंख्या पर शोध एक नए नए रूपों में हो रहा है। परंपरागत शोध में TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कही जाती थी। TFR का डेफिनेशन है, एक महिला, एक मेरी मां और बहन अपने फर्टिलिटी की आयु में, पूरी आयु में, जो 14 साल से लेकर 49 साल तक एवरेज माना जाता है, एक वर्ष ऊपर नीचे लोग कह सकते हैं, लेकिन साधारणतः 14 ईयर्स से 49 ईयर्स का है, कितने बच्चों को जन्म दे सकती है औसत। यह TFR का डेफिनेशन है। तो उस डेफिनेशन के अनुसार साउथ इंडिया के बहुत से ऐसे राज्य हैं जो भारत की एवरेज पॉपुलेशन से भी कम है या उसके बराबर है, यह सत्य है। और जो इंपावरमेंट इकोनॉमिक ग्रुप है, इंपावरमेंट एक्शन ग्रुप के 9 राज्य हैं जहां देश का 48% पॉपुलेशन रहता है, वो TFR में एवरेज से ज्यादा है। उसी TFR के दायरे में मैं देखूं, देश के 174 जिले जहां हम एवरेज राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, तो 72 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर TFR 4 है। लेकिन मैं TFR के पूरे अवधारणा को यहां खारिज करता हूं। आज सदन को मैं अपनी पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूं कि TFR का पूरी अवधारणा क्यों गलत है। और मैं जिन आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं, वो भारत के सेंसस कमीशन ने पिछले 20 साल से वो आंकड़े दे रहा है, लेकिन डिस्कोर्स में राजनीति आने के कारण, संकीर्णता आने के कारण सेंसस कमीशन के उस आंकड़ों को लोग गौर नहीं कर रहे। और जो विमर्श पर ऐसे ताकतें हावी हैं, जो सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर हावी हो जाते हैं, वे उन आंकड़ों को सामने नहीं आने देते। सभापति महोदय, यह पश्चिम के द्वारा TFR बनाया गया है, वो ठीक भी है। हर देश, हर सभ्यता अपने अनुभवों से, अपनी परंपराओं से अपने मानक तय करता है। तो मानक क्यों नहीं तय होगा? एक महिला 14 साल की आयु में या एक महिला 49 साल की आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है, तो मानक वैज्ञानिक ही है। तो उस मानक से मैं अलग हटकर कहना चाहता हूं कि एक है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, TMFR। TFR उनके लिए उपयुक्त क्यों है, इसका मैं कारण बताना चाहता हूं। OECD, हम सब जानते हैं, देशों का एक ग्रुप है। OECD के 11 देश ऐसे हैं जिसमें चिली है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें आइसलैंड है, जिसमें इटोविया है, जिसमें नीदरलैंड है, जिसमें नॉर्वे है, जिसमें फ्रांस है, स्लोवेनिया है। उन देशों में विवाह से पूर्व हमारी जो वहां की मां और बहनें हैं, जो बच्चों का जन्म दर है वो 50% से अधिक है। पोलैंड में 60% है। अमेरिका में उन बच्चों, जो अनमैरिड मदर्स के द्वारा पैदा हुए बच्चों की संख्या 40% है। इंग्लैंड का मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। मैं इंग्लैंड को एक ऐसा देश समझता था जो कि तुलनात्मक रूप से एक कंजर्वेटिव कंट्री माना जाता है। वहां 2019 में 3 लाख से अधिक बच्चे
मैरिड मदर से पैदा लिए और 2 लाख से अधिक बच्चे अनमैरिड मदर से पैदा लिए। इन कारणों से TFR उचित है। चाहे यूरोपियन नेशंस के देश हों, यूरोपियन नेशंस के देश में वे बच्चे जो अनमैरिड मदर से पैदा लेते हैं उनकी संख्या 50% से एवरेज ऊपर है। तो अमेरिका 40%, इंग्लैंड 47%, OECD कंट्री 50% प्लस, चिली में तो 69% है। तो कुछ कंट्री तो ऐसे है जहां 71% है। तो इसलिए TFR का कंसेप्ट उनकी अपनी परंपरा के अनुसार, मैं उसको कंडेम नहीं करता हूं। हर देश की अपनी परंपरा होती है, जीने की शैली होती है, जीने की पद्धति होती है। भारत में मैं उन आंकड़ों को ढूंढ रहा था कि हमारी मां और बहनें विवाह से पूर्व कितने बच्चे पैदा करती हैं। मैं ढूंढता रहा, परिश्रम करता रहा, पुस्तकालय से लेकर गूगल सर्च तक जाता रहा, मुझे कोई आंकड़ा नहीं मिला। कुछ आंकड़े हो सकते हैं लेकिन वे आंकड़े अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वो आंकड़े होंगे भी तो 0.001% के आसपास होंगे। इसलिए भारत में जो सेंसस कमीशन ने एक फॉर्मूला निकाला है, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, अर्थात विवाह के बाद एक महिला अपने आयु में फर्टिलिटी रेट के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है। तो मैं वो कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। उसके आधार पर भारत की फर्टिलिटी रेट, वास्तव में यदि मैं एक साधारण शब्दों में कहना चाहता हूं, एक बच्चा 7वीं क्लास तक 0 अंक लाता है, 7 से 10वीं क्लास तक 90% अंक लाता है, एवरेज क्या निकलेगा? TFR वही है। आप उस डिल्यूजन में मत रहिए। मैं भारत में बताना चाहता हूं, बिहार में टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट 6.3 है, झारखंड में 6.1 है, मध्य प्रदेश में 5 है, छत्तीसगढ़ में 5.5 है, राजस्थान में 4.7 है, उत्तर प्रदेश में 6.8 है, उत्तराखंड में 2.8 है, उड़ीसा में 3.8 है और इंडिया का टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट एवरेज 4.9 है। गांवों में 5.1 है। अच्छा, मैं अब दक्षिण के राज्यों का कुछ बताना चाहता हूं जहां कहा जाता है कि TFR कम हो रहा है। उसमें आंध्र में 3.4 है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, कर्नाटका में 3.3 है, केरला में 5.1 है, तमिलनाडु में 3.7 है, केरल में 5.1 है और तेलंगाना में 3.6 है। चूंकि अन्य सदस्यों को बोलना है, मैं कंक्लूड करने से पहले 2-3 ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, बाद में मैं बोलूंगा जब डिबेट समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बिल कानून का रूप ले। सभापति महोदय, वी शुड नॉट बी इन डिल्यूजन। एवरेज इज ऑलवेज डिल्यूजनरी। जिन सवाल है कि संसाधनों पर बोझ कितना है, एक फ्लाईओवर पर बनता है बोझ कितना है, एवरेज कितना, यह महत्वपूर्ण नहीं। हमारे मित्र मनोज झा जी के पास कितने बच्चे, अगर 1 बच्चे हैं, मेरे पास 11 बच्चे हैं, एवरेज 6 आता है, लेकिन फ्लाईओवर तो उन 12 बच्चों का बोझ सह रहा है। उसे मनोज जी के 1 से हमारे 12 से कोई अंतर नहीं है। तो इस डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण एक समाजशास्त्रीय विषय है और समाजशास्त्रीय विषय होने के कारण जो औसत वृद्धि के साथ साथ जो सामाजिक स्तर पर वृद्धि में जो अंतर है, जो भौगोलिक स्थिति में, रीजनल क्षेत्रीय स्थिति में जो वृद्धि का अंतर है, उन सब को हमें स्वतंत्र मन से, कि सदन कठोरता की मरुभूमि नहीं है, सदन तो बहस के लिए जीवंत एक हरियाली है जहां पर हम अपनी बात ईमानदारी से देश के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में रखते हैं। और अंतिम शब्द में कहना चाहता हूं, जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, बायो कैपेसिटी घटता जा रहा है। आप ध्यान रखिए, हम आने वाली पीढ़ियों का के लिए जो संसाधन था उसका उपभोग करके कहते हैं नहीं सब ठीक है। वी आर ईटिंग दी रिसोर्सेज मेंट फॉर दी पोस्टरिटी, ये हमारा अधिकार नहीं बनता है। इसलिए पीढ़ियों को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए, देश की भावना को देखते हुए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से कहा था, उसी कारण से मैं भी संयमित हुआ। डिस्कोर्स में मेरे भी कई आयाम थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि संसाधन और लोगों के अनुपात को देखो, उसी आधार पर अपने निर्णय करो। ये निर्णय जितना मेरे हित में होगा उतना आपके हित में, जितना वर्तमान में होगा उतना भविष्य के लिए होगा। और इस बिल में मैंने एक प्रावधान दिया, वह कह के मैं बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं बिल में उस प्रावधान की बात कर दूं, नहीं तो उस बिल में मैंने एक प्रावधान दिया है, बाकी तो दिया है कि किस पर क्या
क्या कोर्सिव या कोई पॉजिटिव लागू होगा? एक बात मैंने कहा, ये कानून बनने के बाद 18 महीने तक ये कानून लागू नहीं होगा। 18 महीने तक एनजीओ, कॉलेज, स्कूल इसके लिए कैंपेन करेंगे, इसलिए कि कोई माँ और बहन यदि कानून बनने के दिन या उसके आसपास कंसीव कर लेती है तो उनके बच्चे पर हम अत्याचार न करें। 18 महीने तक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स करें, लोगों तक पहुंचे, जिससे कि यह ना कहा जाए कि आज की कम्युनिकेशन एज में कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लोगों में ज्ञान नहीं है। इन बातों से ऊपर उठिए। धन्यवाद राकेश जी, अभी बोलने का मौका नियंत्रण पर कानून आपको बनाने के पुनः पक्ष मिलेगा। में मैं सदन से अपील करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मोशन मूव